हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस पर्टिकुलर लेक्चर इज गोइंग टू बी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस, क्योंकि यहाँ पर हम बात करने वाले हैं केस स्टडीज़ के बारे में। एट लास्ट हमारे इकोनॉमिक लॉस के पेपर के अंदर केस स्टडी ही आने वाली है एग्जाम के अंदर। तो उस केस स्टडी को कैसे अटेंड करें, कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमको कौन सी केस स्टडी पिक करनी है एंड कौन सी केस स्टडी ड्रॉप करनी है, मतलब नहीं करनी है इन द एग्जामिनेशन। बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हार्ड जो केस स्टडी आई है उसको हम छोड़ दें और सिंपल केस स्टडी को पिक करें। अगर आपने हार्ड केस स्टडी पिक कर ली तो वही आपका टाइम वेस्ट कराएगी, मार्क्स भी कम आएंगे। और यही डिफरेंस पड़ जाता है अपना कि किसी स्टूडेंट के 60 या 65 मार्क्स आए हैं और दूसरे ने जो सही केस स्टडी उठाई थी, जो कि सिंपल केस स्टडी थी, उसके आए हैं 75 या 80 मार्क्स, राइट। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम करेक्ट केस स्टडी को पिक करें। उसके साथ साथ अगर कोई न्यू केस स्टडी आ जाती है तो उसको हम कैसे टाइम बाउंड मैनर के अंदर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर मिलने वाली है और ये लेक्चर आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है रिलेटेड टू केस स्टडीज, दैट हाउ टू टैकल केस स्टडीज एक्सेट्रा। ओके, ये पर्टिकुलर लेक्चर जो है बेसिकली आपकी न्यू केस स्टडीज़ को डील करेगा। रिपीटेड केस स्टडी के लिए मैं एक सेपरेट लेक्चर बनाऊंगी, हालांकि मैं इसके अंदर ओवरव्यू आपको दे देती हूँ। चलिए कंटिन्यू करते हैं। हमको पता है दैट इकोनॉमिक लॉस के अंदर 5 केस स्टडीज आती हैं, जिसमें से हमको एनी 4 अटेंड करनी होती है, राइट। मतलब हम एक केस स्टडी को छोड़ सकते हैं। अब केस स्टडी किस किस टाइप की आती है? बेसिकली 2 टाइप की केस स्टडीज आती हैं, एक रिपीटेड केस स्टडीज और एक न्यू केस स्टडी। अब रिपीटेड केस स्टडी से मेरा क्या मतलब है कि एज इट इज़ नहीं उठ के आ जाती है कि अरे ये केस स्टडी डाइजेस्ट में से थी, एमटीपी में से थी, आईसीआई जनरल में से थी और एज इट इज उठ के आ जाए। मोस्टली ऐसा नहीं होता है, मिक्स ऑफ केस स्टडीज आती हैं। ओके, मतलब आधी केस स्टडी सपोज करो केस स्टडी नंबर 1 में से आ गई और आधी केस स्टडी सपोज केस स्टडी नंबर 38 में से आ गई, राइट। या फिर हो सकता है कि आधी केस स्टडी आपकी आईसीआई जनरल में से आ गई, ठीक है। इस तरीके से मिक्स ऑफ केस स्टडी बनाकर आईसीआई पुट करता है। मिक्स ऑफ केस स्टडी से मेरा ये कहने का मतलब भी है कि उस पर्टिकुलर केस स्टडी में ऐसा नहीं होगा कि एक ही चैप्टर में से आ जाए। नो, चैप्टर्स भी मिक्स होते हैं। 3-4 केस नॉर्मली 3 होते हैं, 3 चैप्टर्स में से एक केस स्टडी उठ के आती है। ओके, तो मतलब उस केस स्टडी के अंदर 3-4 चैप्टर्स का मिक्स होगा। तो ऐसा नहीं हो सकता कि अरे मैं ये वाला चैप्टर छोड़ देता हूँ, राइट। तो चैप्टर्स भी अपने को सारे करने हैं और मिक्स ऑफ केस स्टडीज भी आ सकती हैं। अगर सपोज करो अपनी रिपीट केस स्टडी आ गई, तो उसके अंदर हमको ध्यान रखना है कि कहीं नॉट और ऐसे वर्ड्स का प्रयोग तो नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि आईसीआई कभी कभी क्या करता है, सेम केस स्टडी उसने दे दी लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा था, वो पर्टिकुलर कुछ और क्वेश्चन पूछा था हमारे केस स्टडी के अंदर, और यहाँ पे जो एग्जाम के अंदर केस स्टडी आई है उसके अंदर क्वेश्चन के अंदर नॉट लगा दिया, तो हमारा आंसर भी पर्टिकुलरली चेंज हो जाता है, राइट। तो इवन इफ आप नकल कर रहे हो तो उसके लिए भी आपको अक्ल की ज़रूरत है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो केस स्टडी एज इट इज़ आई है या नहीं आई है, या फिर वो उसके अंदर कहीं नॉट और एक्सेट्रा ऐसा शब्दों का प्रयोग तो नहीं हो गया जिसके कारण उसका पूरा मीनिंग ही बदल गया, ठीक है। तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं, अगर न्यू केस स्टडी आ जाती है, तो कोई अपने पास में न्यू केस स्टडी आ गई तो उसको हम कैसे टैकल करेंगे? तो 2 तरीके की केस स्टडीज़ होती है। केस स्टडी कैसी भी हो, 2 तरीके की होती हैं। सबसे पहले होती है डायरेक्ट क्वेश्चन वाली, और ऐसी क्वेश्चंस वाली जो कि मतलब उसके सारे क्वेश्चंस हम नहीं डायरेक्टली सॉल्व कर सकते जब तक कि हमने पूरी केस स्टडी नहीं पढ़ ली हो, ठीक है। नॉर्मली ये हमारी केस स्टडी दे रखी है और उसके बाद में हमारे क्वेश्चंस स्टार्ट हो रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसको पढ़कर हमको डायरेक्टली आंसर समझ में आ रहा है क्योंकि हमने पूरा चैप्टर पढ़ रखा है, ठीक है। वो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, उसके लिए हमको केस स्टडी रेफर करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये होती है सिंपल केस स्टडीज़। एंड एक दूसरी तरीके की केस स्टडीज़ आती हैं जहाँ पर जो अपना क्वेश्चन है उसको पढ़ने के बाद में हमको समझेगा नहीं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए जब तक कि हम केस स्टडीज़ को रेफ़र नहीं कर लेते। तो अगर सारे ही क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसको बार बार हमको केस स्टडीज़ को रेफ़र करना पड़ रहा है, तो ऐसा जो पर्टिकुलर केस स्टडी होता है उसको मैं कहूँगी कि आप ड्रॉप कर दीजिए, या फिर उसको अगर उसको भी हमको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो चीज़ मैं आपको इस लेक्चर के अंदर बताऊँगी, ओके। तो आई होप दैट अच्छा सा ओवरव्यू आपको मिल गया हो कि किस टाइप की केस स्टडीज़ आती हैं। रिपीट केस स्टडी आ गई तो हमको किस बात का ध्यान रखना है, और न्यू केस स्टडी आ गई तो 2 टाइप की केस स्टडी आती है। इसका एग्जाम्पल देके मैं आपको इस लेक्चर के अंदर बताने वाली हूँ,
चलिए अपन विद दिस स्टार्ट करते हैं अपनी केस स्टडी नंबर 1 ऑफ केस स्टडी डाइजेस्ट। ओके, इससे आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि मैं कैसी बात कर रही हूँ। इसको ऐसा सोचते हैं कि ये न्यू केस स्टडी है, राइट। ये जो केस स्टडी आई है ये अपने साथ में फर्स्ट टाइम आई है, तो हम इसको कैसे टैकल करेंगे विदाउट एनी फर्दर नॉलेज ऑफ एनीथिंग। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपने पास में केस स्टडी आई तो हमको डायरेक्ट केस स्टडी नहीं पढ़नी है, हमको सबसे पहले क्वेश्चंस देखने हैं कि क्वेश्चंस को डायरेक्टली पढ़ के हम आंसर दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, राइट। सो केस स्टडी को स्किप करते हैं एंड डायरेक्ट क्वेश्चंस के ऊपर अपन जंप करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ के देखते हैं कि हम डायरेक्टली इसको सॉल्व कर पा रहे हैं विद आवर प्रीवियस नॉलेज और नॉट, या फिर हमको केस स्टडी को पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद में ही हम इसका आंसर दे पाएंगे। What shall be the legal validity of the order of attachment of private properties of promoter of Trinsum Limited involving in money laundering by adjudicating authority? तो वो लीगल वैलिडिटी की बात कर रहा है ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट की। ये हमको समझ में नहीं आ रहा है दैट ये प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइसम लिमिटेड मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर इन्वॉल्व है, तो उसकी वैलिडिटी ऑफ ऑर्डर सही बात सही से उन्होंने ऑर्डर पास करा है या नहीं करा है, इसको हम लोग आंसर नहीं दे पाएंगे जब तक कि हमने केस स्टडी को कम्प्लीटली पढ़ नहीं लिया हो। तो इसका हम आंसर नहीं दे पाएंगे जब तक कि हमने केस स्टडी को पढ़ नहीं लिया। तो मतलब एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, राइट। डायरेक्टली हम इसकी वैलिडिटी का आंसर नहीं दे सकते हैं कि ये वैलिड है या फिर इनवैलिड है, वो केस के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। फिर विद रेफरेंस टू रेमिटेंसेस बाय AIFEL, तो कोई कंपनी होगी, टू मीट इट्स रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ इट्स ब्रांच, वो मीट कर रही है रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ इट्स ब्रांच ऑफिस टोरंटो के अंदर जो है वो आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। तो जब हमको पता चल रहा है कि उसकी ब्रांच कनाडा के अंदर है और वो उसके एक्सपेंसेस को पे कर रही है, तो ये समथिंग रिलेटेड टू फेमा है, लेकिन स्टिल हम लोग अलाउड या फिर नॉट अलाउड का आंसर नहीं दे पाएंगे अनटिल एंड अनलेस हमने केस स्टडी पढ़ नहीं लिया हो। तो ये भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। तो अब आगे बढ़ते हैं। What are the types of competitive agreement has been entered by AIFLM? अब ये भी हमको समझ में नहीं आएगा कि उसने किस टाइप का कॉम्पिटेटिव अग्रीमेंट एंटर करा था जब तक कि हमने केस स्टडी को पढ़ नहीं लिया हो, राइट। तो ये भी केस स्टडी बेस्ड है। नेक्स्ट चलते हैं। Whether the acquisition of control by SFL by AIFLL is termed as combination. अब वो कॉम्बिनेशन है या नहीं है इन दोनों का एक्विजिशन, उसके लिए भी हमको केस स्टडी पढ़नी पड़ेगी कि कहीं कुछ एग्जम्पशन में तो नहीं आ रहा है या फिर वो लिमिट को क्रॉस कर रहा है या नहीं कर रहा, तो उसके लिमिट्स वगैरह जानने के लिए भी हमको केस स्टडी को रेफर करना पड़ेगा। डायरेक्टली हम क्वेश्चन को पढ़ के आंसर नहीं निकाल पा रहे हैं। तो ये भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हुआ। उसके बाद में हम ये देखते हैं What shall be the legal validity of provisional attachment? लीगल वैलिडिटी की बात कर रहा है प्रोविजनल अटैचमेंट की of movable asset of Trisum Limited, assuming that Trisum Limited is not वर्ड को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। नॉट कहीं पे भी आ जाए उसको 2 बार पढ़ना है अपने को। अंडरगोइंग द इंसॉल्वेंसी प्रोसेस, अब ये क्या बात कर रहे हैं, प्रोविजनल अटैचमेंट की बात कर रहा है जो कि PMLA के अंदर होता है हमारा। assuming that is not undergoing the IBC process। देखो IBC जो अपना एक्ट होता है, मैंने बताया था जब अपने केस लॉस कंप्लीट करे थे कि IBC का फर्स्ट प्रेफरेंस होता है, ठीक है। उसके बाद में PMLA का होता है। अगर IBC कहीं पर लग रहा है, किसी कंपनी के ऊपर IBC लग रहा है, तो फिर PMLA उसके ऊपर नहीं लग सकता, मतलब ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर वो क्या बोल रहा है कि IBC नहीं है, तो क्या PMLA का प्रोविजनल अटैचमेंट वैलिड है या नहीं है। तो इसका मतलब अगर IBC नहीं है तो फिर उसके बाद में PMLA का प्रोविजनल अटैचमेंट वैलिड हो जाएगा। तो इसको हम डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं दैट प्रोविजनल अटैचमेंट इज लीगली वैलिड मान लिया जाएगा अकॉर्डिंग टू द केस लॉ, क्योंकि IBC प्रिवेल करता है लेकिन IBC एप्लीकेबल नहीं है, तो फिर PMLA प्रिवेल करेगा और बाकी सारे एक्ट्स तो बराबर होते हैं, राइट। इनवैलिड तो वैलिड वाला ही होगा अपना आंसर, राइट। अब हम क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। वेदर द अपील मूव्ड बाय CA अनूप मित्तल अपॉइंटेड एज रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ऑफ ट्राइसम लिमिटेड इज टीनेबल। अब हमको पता ही नहीं है उसने किससे रिलेटेड अपील करी है, तो इसको भी हम आंसर
नहीं कर सकते until and unless हमने केस स्टडी को कम्प्लीटली पढ़ नहीं लिया हो। Whether the charter memorandum of some union is signed considered as एंटी कम्पिटेटिव अग्रीमेंट। अब ये भी हम पता नहीं लगा सकते हैं कि वो अग्रीमेंट जो है वो एंटी कम्पिटेटिव था या नहीं था, जब तक कि हमने केस स्टडी को कम्प्लीटली पढ़ नहीं लिया हो। आई होप दैट आपको समझ में आ रहा हो कि इसके क्वेश्चंस हम लोग आंसर नहीं कर सकते जब तक हमने केस स्टडी को कम्प्लीटली पढ़ने लिया हो। और ऐसी केस स्टडीज़ को आपको स्किप करना है अगर ये एग्जाम में आ जाती है। लेकिन सपोज करो कि 2-3 केस स्टडी ही ऐसी आ गई तो क्या करेंगे हम, देखिए आइए पता लगाते हैं फिर हम कैसे इसका आंसर ढूंढेंगे। जब हमको एकदम फ्रेश केस स्टडी है हमारी, तो सबसे पहले हमको केस स्टडी को कम्प्लीटली पढ़ना पड़ेगा दिमाग शांत करके। सो मिस्टर सवंत सिंह अतवर इज अ डायनामिक एग्रीकल्चरलिस्ट एंड एंटरप्रेन्योर। इनकी फैमिली जो है उसने ओन करा है AAPL कंपनी को, विच इज द लार्जेस्ट ग्रोअर ऑफ कपास। ये लार्जेस्ट ग्रोअर हैं किसके, कपास के। ऐसे ना साइड में लिखते रहा करो ताकि अपने को ध्यान रहेगा कि हमने क्या पढ़ा था हमारे पर्टिकुलर केस स्टडी के अंदर, राइट, ताकि बार बार हमको उस केस स्टडी को पढ़ना ना पड़े और अपन आंसर भी आराम से दे पाए हमारे MCQs या फिर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का। AAPL हैज़ अ फार्म इन गुजरात एंड हरियाणा, और ये 8 आउट ऑफ 10 टॉप मैन्युफैक्चरिंग। तो मतलब हमको समझ में आ रहा है कि टॉप वगैरह के बारे में बात कर रहा है, तो मतलब ये डोमिनेंट पोजीशन में है, डोमिनेंट पोजीशन में है। तो क्या डोमिनेंट पोजीशन में होना एंटी कॉम्पिटिटिव होता है? नहीं, डोमिनेंट पोजीशन को अब्यूज करना एंटी कॉम्पिटिटिव होता है, राइट। अतुल ओन्स कपल ऑफ कॉटन मिल्स, ठीक है, उसके पास में कपल ऑफ कॉटन मिल्स हैं और वो बहुत ही हाई क्वालिटी की प्रोड्यूस करता है कॉटन्स। अपार्ट फ्रॉम दिस वो उसको सोल्ड भी करता है ओपन मार्केट के अंदर और प्रोडक्शन भी करता है फैब्रिक का मंडी के अंदर। द मार्केटिंग ऑफ कपास अतुल इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी करता है क्योंकि वो फार्मर भी हैं, और रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में भी करता है AAPL के अंदर, ठीक है। अब उनका एक यूनियन है, वो कौन से का मेंबर है, यूनियन ऑफ कपाल किसान यूनियन। अब ये हमने पढ़ा था तो यहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ेंगे कि कपाल कृपास यूनियन के बारे में अपन ने पढ़ा था, राइट। सो कपाल कृपास यूनियन इन नो वेज, वो किसी भी तरीके से लिमिट, कंट्रोल, अटेम्प्ट टू कंट्रोल प्रोडक्शन, सप्लाई, सेल ऑफ सप्लाई ऑफ प्राइस गुड्स एक्सेट्रा वो नहीं कर रहा है। हालांकि उन्होंने एक चार्टर फॉर्म को साइन कर रखा है बाय ऑल द मेंबर्स हैविंग मिनिमम एस्पेक्ट्स। तो देखो किसी भी MOA को साइन करना एंटी कॉम्पिटिटिव थोड़ी ना हो जाता है अगर वो तब तक लिमिट वगैरह नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो कोई कार्टलाइजेशन फॉर्म नहीं कर रहे, राइट, किसी भी तरीके से लिमिट प्रोडक्शन के ऊपर नहीं कर रहे वो लोग। यहाँ पे लिख रहा है नो वेस्ट, राइट। तो बताओ ये एंटी कॉम्पिटिटिव होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। ये हमको समझ में आया केस स्टडी को पढ़ के, राइट, कि ये चीज़ एंटी कॉम्पिटिटिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो किसी भी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रही है प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा को, राइट। अब अपन आगे बढ़ते हैं। AFLL इज एक्वायर्ड बाय लार्जेस्ट, ये अपना फायदा हुआ जब अपन ने क्वेश्चन को पहले पढ़ लिया कि हाँ कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन था तो हमको यहाँ पे ज्यादा ध्यान देना है, राइट। AFLL इज equipped with largest plant and machinery apart from the access to update technology supported by, so hence it is capable of producing high quality garments and fabrics and garments। तो मतलब वो fabrics and garments भी प्रोड्यूस करता है। कौन कौन से प्रोड्यूस करता है? वो करता है हिजाब, साफा एंड पगड़ी। वो कपास का प्रोडक्शन करता है। अब वो प्रोडक्शन के बाद में उसका ये चीज़ भी बनाता है अपने फैब्रिक से, क्या क्या, हिजाब, साफा एंड पगड़ी को, ठीक है। अब उसने क्या किया, अतवर इंटरनेशनल एंड फाइनेंशियल एक्सपोर्ट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया इज अ सब्सिडरी ऑफ AFLL। ये एक सब्सिडरी है AFFL की, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बुकिंग ऑर्डर, एक्सपोर्ट मटीरियल, ठीक है, ये सारा काम करता है। AFLL हैज ब्रांच लीजेज एट डिफरेंट जगह पर उसकी ब्रांचेज हैं, ठीक है। हर एक ब्रांच का एक्सपेंडिचर वो खुद मैनेज करता है इन देयर रिस्पेक्टिव लोकेशन डिपेंडिंग, और अगर वो कोई शॉर्टफॉल वगैरह होता है तो AIFEL से मांग लेता है, ठीक है। टर्नोडो के अंदर अपन ने इसके अंदर पढ़ा था, टर्नोडो के अंदर, कि हाँ कुछ बात है इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो ध्यान देते हैं।
कि उसको फेल टू मेक रेवेन्यू, मतलब वो रेवेन्यू नहीं बना पाया और उसको इतने रुपए चाहिए टू मीट इट्स रिकरिंग एक्सपेंसेस। कितने रुपए चाहिए? 4.60 करोड़ रुपीस हमारी ब्रांच को चाहिए टू मीट इट्स एक्सपेंसेस। अब EIFEL ने क्या करा, उसने अपने एक्सचेंज अर्न फॉरेन क्रेडिट अकाउंट मतलब EEFC अकाउंट से सोच रहा है कि इससे रेमिटेंस बन सकता है या नहीं बन सकता, अगर बन सकता है तो कितने एक्सटेंट तक बन सकता है। बट फाइनली उसने यूज कर लिया अपना EEFC अकाउंट एंड रेमिटेड द अमाउंट। ठीक है, उसने पूरा अमाउंट जो है अपने EEFC अकाउंट से रेमिट कर दिया। तो क्या वो अपने EEFC अकाउंट से रेमिटेंस कर सकता है या नहीं कर सकता? अब देखिए, हमने जब फेमा एक्ट पढ़ा था तो उसके अंदर हमने दो तरीके के ट्रांजेक्शन्स पढ़े थे। एक था कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, एक था करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। तो ये रेमिटेंसेस ऑफ एक्सपेंडिचर कहाँ आएगा? करंट अकाउंट में आएगा या कैपिटल अकाउंट में आएगा? तो ये जो है अपना करंट अकाउंट में आएगा, क्योंकि इससे कुछ अपनी असेट और लाइबिलिटीज के ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा है, राइट। तो ये अपने आएगा करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में। अब अपने को देखना है कि क्या करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन परमिसेबल है इफ वी डू फ्रॉम EEFC अकाउंट। ये हमको कैसे पता चलेगा? अगर ये फर्स्ट टाइम हमारे एग्जाम्स के अंदर आया है तो हमको इंडेक्स देखना पड़ेगा, राइट। अब हम हमारे इंडेक्स के अंदर आ जाते हैं, हम जाएंगे फेमा एक्ट के अंदर। मैं आपको एग्जैक्टली वो करके बता रही हूँ जो आपको एग्जाम के अंदर करना है। अगर आपके पास में ऐसा इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाता है नया, राइट। 4, 5 फेमा एक्ट के अंदर सबसे पहले हम गए करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के अंदर। करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के अंदर आया कि फ्रीली कैन बी टेकन, मतलब करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन से अपन फ्रीली कौन कौन सी चीज़ों से कर सकते हैं? तो RFC अकाउंट से कर सकते हैं एंड EEFC अकाउंट से कर सकते हैं, इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं फ्रीली करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो मतलब EEFC अकाउंट क्या है? अलाउड है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या वो रेमिटेंस कर सकता है EEFC अकाउंट से? यस, वो कर सकता है। अब नेक्स्ट, EFL सेल्स द फैब्रिक थ्रू इट्स ओन आउटलेट। वो ओन आउटलेट से भी फैब्रिक सेल करता है और डिस्ट्रीब्यूटर से भी करता है। हु ट्रेड अदर प्रोडक्ट ऑल्सो एंड फ्री टू चूज वाइड रेंज ऑफ फैब्रिक्स एंड गारमेंट्स ऑफर्ड बाय EEFL। ठीक है, वो खुद से भी ओन रिटेल आउटलेट से भी सेंड करता है अपने मटेरियल्स को और डिस्ट्रीब्यूशन भी करता है दूसरे रिटेलर्स के साथ में। लेकिन उन्होंने क्या बोला कि आपको एक कॉमन लिस्ट प्राइस मेंटेन करनी पड़ेगी। एक कॉमन लिस्ट प्राइस उसने बता दी कि इससे नीचे आप बेच नहीं सकते हो। इसका मतलब वो कौन से अग्रीमेंट के अंदर आ रहा है? अपन ने MCQ के अंदर पढ़ा था, मतलब वो क्या कर रहा है? रीसेल प्राइस मेंटेनेंस। वो बोल रहा है अगर आपको इसको रीसेल करना है आप मुझसे परचेज कर लो, लेकिन अगर आपको इसको सेल करना है तो आपको हमारे कॉमन लिस्ट प्राइस से ही करना पड़ेगा, राइट। सो वो रीसेल प्राइस मेंटेनेंस कर रहा है। EFLL has entered into agreement with the distributor for sale of its product for a forced manner. Retail are not expected to violate the list price. वो list price से नीचे बेच नहीं सकते हैं। ये भी अपने को आंसर पता चल गया दैट रीसेल प्राइस मेंटेनेंस वो कर रहा है। एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट बोल रहा है कि इससे नीचे आप नहीं बेच सकते हो हमारे प्रोडक्ट्स को। अब EFLL ने रियलाइज करा कि डोमेस्टिक प्लेयर हिजाब के अंदर बहुत प्राइस सेंसिटिव है। ठीक है, वो लोग बहुत प्राइस सेंसिटिव हैं, मतलब हम प्राइस कम करेंगे तो हमारे पास नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा भी प्राइस कम होता है तो वो चेंज करने लग जाते हैं। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बता रहे हैं कि 150 रुपीज़ पड़ता है अपने को जर्सी हिजाब एंड अमीरा हिजाब अपने को पड़ता है 500 रुपीज़ का। ठीक है, जर्सी हिजाब अपने को पड़ता है, कॉस्ट है अपना 150 रुपीज़ का, एंड अमीरा हिजाब हमको पड़ता है 500 रुपीज़ का। मैंने आपको पढ़ाया था जब मैंने प्रीडेटरी प्राइसिंग आपको पढ़ाया था कि हम हमेशा टोटल लेते हैं, राइट। हम हमेशा टोटल लेते हैं, तो इसका टोटल हम ले लेंगे 650 अपनी कॉस्ट पड़ रही है। अब देखते हैं, उन्होंने प्राइस सेंसिटिव की बात हो रही थी तो मुझे अज्यूम कर लिया कि यार ये तो कुछ कम करने की सोच रहे हैं, तो मतलब प्रीडेटरी प्राइसिंग लगाएंगे। अब प्रिवेलिंग प्राइसेस क्या है जर्सी हिजाब की? वो है 300 से 500 रुपए के बीच में पड़ता है, और अमीरा हिजाब जो है 800 से 1000 रुपए के बीच में पड़ता है। तो परहेंस टू
enhance the market share of hijab segment, it has to decided to reduce its price. उसने क्या किया, हम अपनी प्राइस को रिड्यूस कर देंगे. उसने 449 से हमारे प्राइस क्या कर दिए, 249 रुपीज़ कर दिए, 249 रुपीज़ कर दिए जर्सी हिजाब के. एंड 899 से 499 कर दिए अमीरा हिजाब के, 449 रुपीज़ कर दिए अमीरा हिजाब के. इसका मतलब टोटल देखिए, इसका टोटल कितना आ जा रहा है, 249 प्लस 449, 698. तो क्या वो कॉस्ट से कम पे सेल कर रहा है? नहीं. तो क्या ये प्रेडेटरी प्राइसिंग है? नहीं. राइट. अब अगर कोई इसको इंडिविजुअल कैपेसिटी में देखता तो वो यहाँ पे देखता कि ठीक है यहाँ पे तो कॉस्ट से कम नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे तो कॉस्ट से कम हो जा रहा है. तो उसका आंसर क्या हो जाता? गलत हो जाता, क्योंकि प्रेडेटरी प्राइसिंग हमेशा हम टोटल लेते हैं. राइट. प्रेडेटरी प्राइसिंग हमेशा हम टोटल लेते हैं. अब क्या हो रहा है, AFLL ने प्रीवियस ईयर के अंदर टर्नओवर किया इतने का और उसका बुक वैल्यू था इतना. ठीक है. अब उसने क्या सोचा कि वो एक्विजिशन करेगा. अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन से रिलेटेड बात हो रही है जो हमने MCQ के अंदर पढ़ी थी. राइट. उसने सोचा कि हम कॉम्बिनेशन कर लेते हैं SFL से, और SFL का कितना है टर्नओवर, 950 करोड़. एंड उसका बुक वैल्यू ऑफ असेट कितना है, 440 करोड़. तो बताओ क्या ये कॉम्बिनेशन है या नहीं है? कॉम्बिनेशन है या नहीं है, इसके जानने के लिए हमको इंडेक्स के अंदर जाना पड़ेगा. इंडेक्स के अंदर हम जाते हैं कंपटीशन एक्ट के अंदर, कंपटीशन एक्ट के अंदर हम जाते हैं कॉम्बिनेशंस के ऊपर. कॉम्बिनेशंस का एग्जाम्पशंस वगैरह का बात हो रही है 1.40 पेज नंबर के ऊपर. तो हमको 1.40 पेज नंबर के ऊपर आ जाना पड़ेगा. और यहाँ पे एग्जाम्पशंस की लिस्ट है जिसके अंदर लास्ट में दे रखा है कि अगर आप जिसको एक्वायर कर रहे हो उसका वैल्यू इससे कम है तो आपको कॉम्बिनेशन नहीं है. वो क्या है इनका प्राइस, क्या है इनका वैल्यू, असेट वैल्यू 350 है और टर्नओवर 1000 है. तो इससे ही कम है हमारा तो इससे कम है, क्योंकि ये देखिए ना ये यहाँ पे 350 है और ना ही यहाँ पे 1000 है. राइट. तो इसका मतलब क्या ये कॉम्बिनेशन है? नहीं, ये कॉम्बिनेशन नहीं है. क्यों? क्योंकि ये एग्जाम्पशन के अंदर आ गया है. मैं बता दूं इस एग्जाम्पशन के अंदर हमारा अमेंडमेंट भी है. पहले यहाँ पे 5 ईयर्स था, अब उसको बढ़ा के 10 ईयर्स कर दिया गया है. ठीक है. अब क्या हो रहा है, AFLL से उसका कुछ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस मतलब IBC इनिशिएट हो गया है. मीनवाइल इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने आके वहाँ पे सर्च एंड सीजर भी करी, जबकि वहाँ पे उसका IBC चालू हो गया था. तो इसका मतलब क्या ये गलत है? यस, ये गलत है, क्योंकि PMLA एक्ट प्रिवेल नहीं करता है, IBC एक्ट प्रिवेल करता है. मैरिटोरियम लग जाएगा, उसके बाद में आप ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते हो. प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर 180 डेज का उन्होंने दे दिया है. ठीक है. फाइंडिंग्स उसने इन ऑर्डर टू मूवेबल एज वेल एज इमूवेबल प्रॉपर्टी प्लांट्स उसने सारी चीज़ों को अटैच कर दिया है. जबकि हमारा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल CA अनुप मित्तल अपॉइंटेड एज RP उसने क्या बोला, अपोज करा है ऑर्डर ऑफ प्रोविजनल अटैचमेंट का ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिक्लेरेशन दैट मैरिटोरियम हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ IBC एक्ट. तो आप इसके खिलाफ नहीं कर सकते हो, इन्वेस्टिगेशन आप वगैरह नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैरिटोरियम अप्लाई हो गया है. तो क्या CA अनुप मित्तल सही है? यस, CA अनुप मित्तल बिल्कुल सही बात कर रहा है. राइट. क्योंकि IBC प्रिवेल हो गया है. अब अपन देख लेते हैं कि अपन इसका आंसर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे. देखो, लीगल वैलिडिटी ऑफ ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट की बात हो रही है यहाँ पर. वैलिड कंटिन्यू टिल द इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट, वैलिड टिल 365 days, valid till 180 days, and invalid as we can confirm the attachment of property continue till the do not exceed 90 days. तो अटैचमेंट के अंदर हमको जाना पड़ेगा PMLA एक्ट के अंदर, जाके देख लेते हैं एक बार. PMLA एक्ट के अंदर अटैचमेंट एडजुडिकेशन क्या बोल रहा है, टू पास द कंफर्म ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट नॉट एक्सीडिंग 365 days. 365 days. ये देखिए जो हमारा इंडेक्स मैंने बनाकर आपको लोगों को दिया है उसके अंदर हर मोस्टली जो आंसर्स है ना वो आपको यहीं पे मिल जाएंगे MCQ के एटलीस्ट, क्योंकि जो MCQ आ सकता है उससे रिलेटेड टाइम लिमिट्स आ सकती है ना, उसको मैंने ऐसे ब्रैकेट के अंदर जगह जगह पर टर्म्स वगैरह दे रखे हैं. यही नहीं दे रखे कि खाली आपको अटैचमेंट के लिए नंबर दे दिया, क्योंकि आपको फिर बार बार
चीज़ें पलटनी पड़ेंगी, अब आपको मॉड्यूल वगैरह उठाना पड़ेगा। तो मैंने ट्राई किया है कि जितना ज़्यादा डिटेल्ड इंडेक्स आपको दे सकूं उतना ज़्यादा डिटेल इंडेक्स मैंने आपको दिया है। ये इंडेक्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है हमारी टेलीग्राम चैनल के ऊपर, प्रैप लॉजिक्स। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी अगर ये वीडियो अपलोड होती है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। बाकी हमारे स्टूडेंट्स को तो मिल ही जाएगी ग्रुप के अंदर, प्लस आपको ड्राइव लिंक भी मिल जाएगा कि क्या क्या आपको चीज़ें लेकर जानी है एग्ज़ाम के अंदर, उसको कैसे यूज़ करना है वो भी हमने क्लास के अंदर कवर करा है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? बी, 365 डेज। अब विल AFLL कैन रिमिट द रिकरिंग एक्सपेंसेस, तो ये क्या बोल रहे हैं? नॉट अलाउड। 10%, 10% से रिलेटेड वहाँ पे कोई भी बात लिखी भी नहीं थी। 15% नहीं, वहाँ पे 15% से रिलेटेड भी कोई बात नहीं कही थी। ये बोला था कि कैन रिमिट आउट ऑफ फंड्स मेंटेन अंडर EEFC अकाउंट, कितना भी वो फंड दे सकता है आउट ऑफ EEFC अकाउंट। 10%, 15% ऐसी कोई भी बात हमने नहीं देखी थी हमारे इंडेक्स के अंदर। कौन सा एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट है? तो रीसेल प्राइस मेंटेनेंस हमने देखा था कि वो रीसेल प्राइस मेंटेनेंस कर रहा है। वो बोल रहा है कि लिस्ट प्राइस से नीचे आप लोग सेल आउट नहीं कर सकते हो, राइट। क्या ये कॉम्बिनेशन है? तो ये कॉम्बिनेशन नहीं होगा। नो ग्रॉस टर्नओवर ऑफ बीइंग एक्वायर्ड इज बिलो द थ्रेशहोल्ड, ठीक है, बिलो द थ्रेशहोल्ड। और ये तो हमने पहले से ही देख लिया था कि प्रोविजनल अटैचमेंट लीगली वैलिड नहीं है। तो यहाँ पे देखें वेदर द असेट इज प्रोविजनली अटैच शैल बी रिलीज और नॉट, क्योंकि IBC प्रिवेल कर रहा है तो IBC होगा, और जो उन्होंने अटैचमेंट करा है वो लीगली वैलिड नहीं होगा, राइट। इसका आंसर क्या होगा, कैसे फ्रेम होगा, वो अभी एक बार अपन आंसर देख लेते हैं। पहले अपन अपने MCQs को मैच कर लेते हैं। BDC देखा अपन ने, ऐसा बढ़ा कि यार अपने को तो ये आता ही नहीं है आंसर। हमने इंडेक्स में से देखा, हमने हमारी प्रीवियस नॉलेज में से देखा, और हमने हमारे मॉड्यूल में से सर्च करके और अच्छे से केस स्टडी को रीड करके एनालाइज करके वहीं से हमने आंसर्स निकाले, ठीक है। A एंड A। अब ये भी देख लेते हैं, ये फैक्ट सेम है, हाँ, क्योंकि अपन ने बोला था ना कि एक एक्ट के अंदर, मैंने आपको लॉ के अंदर बताया था कि IBC प्रिवेल करता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ PMLA प्रोविजनल क्रिटिकली कंसीडर करके, hence appeal moved by CA Anup Mittal appointed by resolution professional is tenable on the basis of judgment of the case aforesaid and IBC will prevail over specific act. IBC क्या करेगा? प्रिवेल करेगा ओवर, IBC will prevail over a PMLA act, right? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। whether the charter of memorandum of Kisan Union is signed by the memorandum considered as anti-competitive, तो वो anti-competitive agreement नहीं कहलाएगा, right? AFLL can operate EEFC account, which what facilitate does EEFC account provided, primarily with whom it can be open and maintained। तो यहाँ पे हमको EEFC account से related बातें लिखनी है, जो कि हमको पेज नंबर आई थिंक 1.40 तो उसका था। तो हमको इंडेक्स में से देखना पड़ेगा कि कौन से पेज नंबर पे ये बातें लिखी गई हैं, और उससे रिलेटेड बातें हमको बस यहाँ पर लिख लेनी है। वेदर AFLL होल्ड्स अ डोमिनेंट पोजीशन, यस, वो डोमिनेंट पोजीशन तो हेल्ड करता है इन द गारमेंट मार्केट। वेदर द एक्ट ऑफ चेंजिंग प्राइस इज कंसिडर्ड एज अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, तो नो, अब्यूज तो नहीं होगा, क्योंकि प्रीडेटरी प्राइसिंग, ये देखिए द प्राइस चेंज बाय फॉल्स स्कोप अंडर द प्रीडेटरी प्राइसिंग, तो वो प्रीडेटरी प्राइसिंग नहीं कर रहा है, वो प्रीडेटरी प्राइसिंग नहीं कर रहा, टोटल कॉस्ट से नीचे नहीं जा रहा है उसका प्राइस जो उसने मेंटेन करा है, ठीक है। तो प्रीडेटरी प्राइसिंग के अंदर नहीं आ जा रहा है। एक बार आंसर्स देख लेते हैं कि आंसर्स कैसे फ्रेम होते हैं। सेक्शंस की बात लिखी गई है, कार्टेल वगैरह की बात लिखी गई है, किसी भी तरीके से लिमिट वगैरह कंट्रोल नहीं कर रहे हैं वो लोग। Hence memorandum of Kisan Kripal cannot be considered as anti-competitive.
हु कैन ओपन EFC अकाउंट, तो ये तो सारा अपने को एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पर। डोमिनेंट पोजीशन, तो हमको सबसे पहले डोमिनेंट पोजीशन की डेफिनेशंस लिख दी सेक्शन नंबर 1 के अंदर, और वो देखो होल्ड कर रहा है डोमिनेंट पोजीशन, बट क्या वो अब्यूज कर रहा है, तो हमको बताना पड़ेगा कि होल्ड कर डोमिनेंट पोजीशन पे आना ही डोमिनेंट पोजीशन को अब्यूज करना नहीं होता, अब्यूज डिफरेंट थिंग होती है, राइट, अब्यूज और नॉट। सो देयर इज नो अब्यूज। प्रीडेटरी प्राइसिंग, क्या वो प्रीडेटरी प्राइसिंग को एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद में हमने बता दिया कि वो लोअर नहीं कर रहा है, कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज प्रीडेटरी प्राइसिंग बिकॉज वो लोअर कॉस्ट नहीं है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि हमको आंसर्स कैसे फ्रेम करने हैं, तो आंसर फ्रेम करना बहुत ज़्यादा सिंपल है। हमको रेलिवेंट प्रोविजन लिखना है और फिर केस लॉ से कनेक्ट करना है और उसके बाद में उसका कंक्लूजन लिख देना है, राइट। अगर प्रोविजन के साथ में कोई केस लॉ आता है तो आपको केस लॉ भी यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा और केस लॉ का रेफरेंस यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। यही तरीका है, आपको इसी तरीके से ICAI भी आंसर देता है और इसी तरीके से आपको भी आंसर देने हैं अगर आप करेक्ट आंसर नहीं, मतलब अगर वो एज इट इज क्वेश्चन नहीं आ जाता है, राइट। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर केस स्टडी नंबर 1। अपन इसी तरीके से एक्चुअली इससे समरी वे के अंदर दूसरी केस स्टडीज को कवर करेंगे, क्योंकि ये पहली केस स्टडी थी तो मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में इसको समझाया है, राइट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कोई भी नोट्स वगैरह कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।